क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा था 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो इसमें हमने पहला पूर्णांक माना x, दूसरा पूर्णांक हो गया x धन 1, तीसरा पूर्णांक हो गया x धन 1 धन 1 बराबर x धन 2। एक एक समान पद हैं, जुड़ जाएंगे। अब प्रश्नानुसार x पहला पूर्णांक धन x धन 1 दूसरा पूर्णांक धन x धन 2 तीसरा पूर्णांक बराबर 51। ये समीकरण बन गया हमारा। तो x x x बाएं पक्ष में ये जुड़ जाएंगे, तीनों धन है तो 3x इनका योग हो गया। धन 1 धन 2 भी जुड़ गए, धन 3 3x धन 3 बराबर 51। या अब हम धन 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर 51 ऋण 3, 51 में से 3 गया 48, 3x बराबर 48 आ गया। या x बराबर, अब 3 का पक्षांतर करें, x का गुणांक है तो वहां जाके भाग देगा, x बराबर 48/3 बराबर 16। तो ये पूर्णांक निकल गए। देखिए पहला पूर्णांक माने x माना था, x का मान निकल चुका तो पहला पूर्णांक 16। दूसरा पूर्णांक x धन 1 में मान रखा है, 16 धन 1 बराबर 17। तीसरा पूर्णांक 16 धन 2, x धन 2 आया था हमारा, x धन 1 धन 1 अर्थात 16 धन 2 बराबर 18। तो 3 लगातार पूर्णांक निकल गए, 16 17 18। उत्तर की जांच करें, 16 धन 17 धन 18, 8 7 15 6 21 हासिल 2 3 2 5 51। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। अब गुणज हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पर गुणज क्या है देखिए बच्चों, जरा सा ध्यान से देखिए। किसी संख्या को क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 से हम गुणा करते रहे तो उसके गुणज हमको प्राप्त होंगे। ये पहाड़ा में भी सीखा है आपने। 8 गुणा 1 8 एकम 8, 8 गुणा 2 8 दूनी 16, 8 गुणा 3 8 3 24, 8 गुणा 4 8 चौको 32। अब देखिए तो इन गुणजों में क्या अंतर है। कोई दो गुणज हम ले लें। 8 का पहला गुणज जैसे 8 एकम 8 हो गया तो दूसरा गुणज 8 दूनी 16 हुआ। 16 और 8 में 8 का अंतर है। अर्थात अगर हमारा पहला गुणज 8 है तो उसमें 8 प्लस कर दें तो दूसरा निकल जाएगा, फिर उसमें 8 प्लस कर दें तीसरा निकल जाएगा। तो इस प्रकार मान लिया जाए 8 का पहला गुणज हमारा x हो गया तो 8 का दूसरा गुणज हो गया x धन 8, 8 का तीसरा गुणज हो गया x धन 8 बराबर x धन 16। अब प्रश्नानुसार ये कह रहा 8 के लगातार 3 गुणज हमने मान लिए हैं तो इनका योग 888 है। तो ये हो गया x धन 8 धन x धन 16 बराबर 888। अब बाएं पक्ष में हम देखें x x x समान पद है, 3x और 8 और 16 भी समान पद है, ये जुड़ गए। 3x धन 24 बराबर 888 या 3x बराबर 888 ऋण 24 धन 24 का पक्षांतर किया, घटाया, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 8 का 8 तो यह 3x बराबर आया 864। ठीक। अब हम x के गुणांक 3 का भी पक्षांतर कर दे बाएं पक्ष से तो x बराबर हो गया, वो गुणांक था तो यहाँ के भाग देगा 864/3 बराबर 288। तो 8 का पहला गुणज 288 निकल गया, इसमें 8 का भाग पूरी बार जाएगा। दूसरा गुणज हमने माना था x धन 8 तो 288 धन 8 बराबर 296। तीसरा गुणज हमने माना था यहाँ x धन 16 तो ये हो गया 288 धन 16 बराबर 304। तो तीनों गुणज निकल गए, उत्तर लिख दिया 288 296 304। और देखो इनका योग करें, उत्तर की जांच करें। 6 4 10 8 18 80 1 9 8 17 1 18 80 1 3 2 5 2 7 1 8 888। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 था 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी अभी पूर्णांक मैंने बताया था कि पूर्णांकों में एक का अंतर होगा। लगातार पूर्णांक होंगे जैसे 2 3 4 तो एक एक का अंतर है, 2 में 1 जोड़ दो 3, 3 में 1 जोड़ दो 4, 4 में 1 जोड़ दो 5, ये लगातार पूर्णांक निकलेंगे। तो उसी प्रकार माना पहला पूर्णांक हमारा x हो गया तो दूसरा पूर्णांक हो गया x धन 1, तीसरा पूर्णांक हो गया x धन 1 बराबर x धन 2। प्रश्नानुसार सवाल वाला कहता है कि पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करें अर्थात x गुणा 2, दूसरे पूर्णांक को 3 से गुणा करें 3 गुणा x धन 1 धन तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा किया 4 गुणा x धन 2। यहाँ धन 1 जोड़ करके हमने x धन 2 कर दिया था। ये है तीसरा पूर्णांक, ये भी एक ही बात है। अब देखिए गुणा करें 2x, 2 से x को गुणा 2x, 3 से कोष्ठ के अंदर है x धन 1, इसका गुणांक है 3 तो 3x को भी गुणा करेगा 1 को भी गुणा करेगा 3x धन 3। उसी प्रकार 4 गुणा x 4x, 4 गुणा धन 2 धन 8 बराबर 74। अब देखिए
बाएं पक्ष में समान पद 2x धन 3x धन 4x, 3 2 5 4 है 9x, 8 और 3 जुड़ गया 9x धन 11 बराबर 74, धन 11 का पक्षांतर करें 9x बराबर 74 यानी 11 बराबर 63, घटा दें 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, या x बराबर 63/9, 9 गुणांक है तो यहाँ आके भाग करेगा पक्षांतर करने पर, तो 9 का भागा 63 में जाता 9 7 63, तो हमारे पूर्णांक निकल गए। पहला पूर्णांक 7, दूसरा पूर्णांक 7 धन 1, x धन 1 माना है 7 धन 1 बराबर 8, तीसरा पूर्णांक x धन 2 है हमारा 7 धन 2 बराबर 9, तो वो तीनों लगातार पूर्णांक निकल गए 7 8 9। और उत्तर की जांच करें, पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करके 7 दूनी 14, दूसरे पूर्णांक को 8 गुणा 3 24, तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा करके 9 चौको 36, तीनों का योग करें 6 4 10 4 14 80 1 3 2 5 1 6 1 7 74। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। चार वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा और उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। तो अनुपात से हमको दोनों की आयु ज्ञात माननी पड़ेगी, राहुल और हारून। माना राहुल की वर्तमान आयु इस समय की उम्र बराबर x वर्ष हम ले लेते हैं, नहीं x वर्ष नहीं, ये हो गया अनुपात दिया है इसमें 5:7, तो 5x वर्ष, ठीक है। तथा हारून की वर्तमान आयु बराबर हो गया हमारा 5:7 है तो 7x। अब देखिए इसमें अनुपात 5:7 का अनुपात है, अगर बनना रखा हम इसको 5x बट्टा 7x है, x चले जाएंगे 5/7 बराबर 5/7, ठीक हो गया। अब सवाल वाला कर रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा, तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालनी पड़ेगी, इसलिए 4 वर्ष बाद राहुल की आयु तो वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए। जैसे आपकी वर्तमान आयु इसमें 10 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे आप, 14 वर्ष के। अर्थात क्या किया, वर्तमान आयु में 4 वर्ष आपने जोड़ दिया। पहले की आयु निकालनी है तो घटा देंगे। जैसे आपसे मैंने पूछा कि भाई इस समय आपकी उम्र 14 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले आप कितने के होते होंगे, 10 वर्ष के, तो ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हो गया, इस समय इसकी वर्तमान आयु राहुल की 5x है तो 4 वर्ष बाद हो जाएगा 5x धन 4, ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि चर और अचर का योग है। इसी प्रकार 4 वर्ष बाद हारून की भी निकालिए, उसी प्रकार 4 वर्ष बाद हारून की आयु बराबर हो जाएगा 7x धन 4 वर्ष, ठीक। अब देखिए प्रश्नानुसार ये कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद इसकी उम्र है 5x धन 4 धन 7x धन 4, दोनों की आयु का योग बराबर 56। अब देखिए हम कोष्ठक हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ना है, या 5x धन 4 धन 7x धन 4 बराबर 56। अब देखें 7x और 5x समान पद हैं, ये जुड़ जाएंगे, दोनों धन है, 7 5 12x, धन 4 भी जुड़ जाएंगे, धन 8 बराबर 56। धन 8 का पक्षांतर कर दीजिए, या 12x बराबर 56 ऋण 8, 56 में से 8 घटा दीजिए 48, ठीक हो गया। यह x बराबर 12 का पक्षांतर करिए, x का गुणांक है तो वहां जाके भाग करेगा 48/12, 12 का भाग 48 में दिए 4। तो देखिए इसलिए दोनों की उम्र अब आप निकाल सकते हैं, दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है, उनकी उम्र ज्ञात कीजिए, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसलिए राहुल की वर्तमान आयु मान रख दीजिए, हमने मानी है 5x, राहुल की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 5x है तो इसका मतलब 5 गुणा 4, x का मान 4 है, 5 को 20 वर्ष। एक हारून की वर्तमान आयु
हारून की वर्तमान आयु बराबर 7x माना है। 7 गुणा 4 बराबर 28 वर्ष। तो उत्तर आ गया हमारा, उत्तर लिख देते, अभी जांच करते, 20 वर्ष, 28 वर्ष। देखिए उत्तर की जांच करें प्रश्न में हम। तो उनकी उम्र में सबसे पहले अनुपात पूछा था 5:7 का है या नहीं। 20/28 तो 4 से कटता है, 4 पंचे 20, 4 सत्ता 28, ठीक है। 5:7 एक शर्त तो सही हो गई। अब दूसरी शर्त 4 वर्ष बाद कह रहा है, 20 वाले की उम्र 4 वर्ष बाद हो जाएगी, 20 धन 4 24 वर्ष राहुल की। उसी प्रकार उसकी हो जाएगी हारून की 28 धन 4 बराबर 32 वर्ष। अब इनका योग करें 4 वर्ष बाद की, 4 2 6 3 2 5 56 वर्ष, बिल्कुल ठीक। तो हमारा क्वेश्चन सही है, हमारा आंसर सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा सवाल है। भी अनुपात से ही बालक बालिकाएं मान लेंगे। माना कक्षा में बालकों की संख्या बराबर, ये कह रहा अनुपात दिया था बालक बालिकाओं का 7:5, तो 7x, तथा कक्षा में बालिकाओं की संख्या 5x, 7:5 है, जो ये बालक बालिकाएं होंगी हमारी। अब सवाल वाला कहता है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, प्रश्नानुसार दोनों की संख्या हमारे पास हो चुकी है। बालकों की संख्या 7x बराबर बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक, अर्थात 5x धन 8, अर्थात बालकों की संख्या 7x जो है वो बालिकाओं की संख्या से 8 ज्यादा है, 8 अधिक है। तो 5x का पक्षांतर बाएं पक्ष में कर दें, या ये धन है यहाँ के ऋण हो जाएगा, 7x ऋण 5x बराबर 8, या ये समान पद हैं, घट जाएंगे, 7x धन है 5x ऋण है, धन ऋण घट जाते हैं, 2x बराबर 8, या x बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे, गुणांक है तो भाग करेगा, 8/2 बराबर 4। तो अब बालक बालिका निकल गए, इसलिए बालकों की संख्या बराबर 7 गुणा 4, 7x है, x का मान 4 आया, 7 × 28, 1। बालिकाओं की संख्या 5x है, 5x में मान रखेंगे, 5 गुणा 4 बराबर 20। इसलिए कक्षा में कुल विद्यार्थी, हमें तो कक्षा के विद्यार्थी बताने हैं, कक्षा में कुल विद्यार्थी हो जाएंगे, दोनों की संख्या जोड़ दीजिए, विद्यार्थी बराबर हो गया 28 धन 20 बराबर 8 का 8, 2 2 4 48। तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थी होंगे 48 विद्यार्थी। ये हमारा आंसर आ गया, 48 विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, अर्थात दादाजी की उम्र में से 26 घटा देंगे तो पिताजी निकल जाएगी, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो सबसे पहले इसमें बाइचुंग की उम्र निकालनी पड़ेंगी। तो देखिए, यदि उन तीनों की आयु का योग 135 है, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, माना बाइचुंग की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए पिताजी की आयु इसी के पिताजी की आयु। अब ये कह रहे हैं इसके पिताजी बाइचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, तो बाइचुंग अगर x का है तो पिताजी की आयु हो जाएगी x धन 29, ये पिताजी की उम्र निकल गई। अब पिताजी से दादाजी की निकलेगी, तथा दादाजी की आयु
ये कह रहा था उसके पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो इनकी उम्र में 26 और जुड़ दीजिए, x धन 29 धन 26, ये उनके दादाजी की उम्र हो गई। ये थोड़ा सरल हो जाएगा, 26 सॉरी, x धन 29 पिताजी की है, उससे 26 जोड़ देंगे दादाजी की हो जाएंगे। 9 6 15 को 5 हासिल 1 2 2 4 1 5, x धन 55 वर्ष दादाजी की हो गई। अब देखिए प्रश्नानुसार इन तीनों की उम्र का योग, आयु का योग 135 वर्ष बता रहा है। प्रश्नानुसार x धन 29 ये पिताजी की हो गई, धन x धन 55 ये दादाजी की हो गई, बराबर योग आ रहा है 135। अब हम देखें बाएं पक्ष में कोष्टक हटा दें, ये मैंने केवल अलग अलग उम्र लिखने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया। यहाँ पर x कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, धन चिन्ह है बाहर से, या x धन 29 धन x धन 55 बराबर 135। अब देखें x समान पद हैं 3 या 3x, उसी प्रकार धन 29 धन 55 भी जुड़ जाएगा। 9 धन 9 5 14 को 4 हासिल 1 5 2 7 1 8, 135। तो या धन 84 का पक्षांतर करिए, 3x बराबर 135 ऋण 84, घटा दें 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 13 में से 8 गया 5, तो ठीक 3 का पक्षांतर कर दीजिए, या 3 गुणज है x का, तो वहाँ जाके गुणांक है, वहाँ जाके भाग करेगा। x बराबर 51/3, 3 का भागा 51 में जाता है, 3 एकम 3, 2 शेष बचा, 3 से 3 की 17, तो बाईचों की उम्र निकल गई। इसलिए अभी जांच करेंगे, बाईचों की आयु बराबर x माना है, तो x का मान निकल गया 17 वर्ष का है। इसके पिताजी की आयु, पिताजी की आयु हमने माना है 29 वर्ष, जोड़ देंगे इसमें, x धन 29 है, 17 धन 29 जोड़ दीजिए, 9 7 16 का 6 हासिल 1 2 1 3 1 4, 46 वर्ष के इसके पापा हो गए। अब दादाजी बुबू, दादाजी की आयु, पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं ये, x धन 55 है हमारा, 17 धन 55 ही रखिए, फिर भी निकल जाएगा। देखिए 7 5 12 का 2 हासिल 1 5 के 6 के 7, 72 वर्ष। अब देखें उत्तर की जांच करें कि भाई तीनों की उम्र का योग 135 इसका आ रहा है, तो जांच हम कर ले, यहीं पर कर दे। देखिए 17 धन 46 धन 72 जोड़िए, 6 2 8 7 15 को 5 हासिल 1 7 4 1 11 1 12 1 13, 135 वर्ष ठीक है। तो ये तीनों की उम्र हमारे अलग अलग ज्ञात हो गई। प्रश्न नंबर 12 है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, उम्र से संबंधित क्वेश्चन नंबर 12। माना हमने बतानी है रवि की वर्तमान आयु, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ेंगे। माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, मान लो कोई भी चर मान सकते हैं, x पर ही मान नहीं लेंगे, यहाँ पर y भी कर सकते हैं, z भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला से। तो कह रहा 15 वर्ष बाद रवि की आयु, इसलिए 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या करेंगे, इस समय की उम्र में 15 जोड़ देंगे, x धन 15 वर्ष इसकी हो जाएगी। अब सवाल वाला कहता है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की चौगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाएगी। तो इसलिए प्रश्नानुसार वर्तमान 15 वर्ष बाद आय है x धन 15 बराबर वर्तमान आय की चौगुनी के बराबर x गुणा 4, या x धन 15 बराबर 4x का पक्षांतर इधर करें, 15 का पक्षांतर इधर कर दें, चरों को एक तरफ अचर को एक तरफ ले जाएं, या x ऋण 4x, वहाँ धन था दाएं पक्ष में, इधर आके ऋण, यहाँ धन 15 था वहाँ जाके ऋण 15, या
x और ऋण 4x, ये धनात्मक है, ऋणात्मक धन ऋण घट जाते हैं, तो यहाँ पर ऋण का मान पड़ा है हमारे पास 3x बराबर ऋण 15। तो दोनों पक्ष में ऋण ऋण आ गया, हटा दीजिए, या 3x बराबर 15, 3 का पक्षांतर करिए, x का गुणांक है वहाँ का जाके भाग करेगा, x बराबर 15/3 बराबर 5। तो रवि की जो वर्तमान आय है वो 5 वर्ष है, इसलिए उत्तर 5 वर्ष। अब हम जांच करें, 5 वर्ष इसकी उम्र है तो 15 वर्ष बाद यह 20 वर्ष का हो जाएगा, 5 धन 15 बराबर 20 वर्ष का हो जाएगा, और 20 वर्ष जो है वर्तमान आय के चौगुना अर्थात 5 को 20, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन ये हल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर 7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, एक सरल समीकरण बनाकर इस प्रश्न का भी हम उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो बताना था वह संख्या क्या है। माना अज्ञात, माना वह संख्या बराबर x, अब प्रश्नानुसार शर्त है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, तो x गुणा 5/2 ये गुणा करने पर धन 2/3 जोड़ने पर हमको 7/12 प्राप्त होता है। ये हमारा समीकरण बन गया। तो धन 2/3 का पक्षांतर कर दीजिए सीधे से पहले, और 5 से इसको गुणा भी कर दीजिए, 5 से या ऐसे रहने दीजिए, या x गुणा 5/2 धन 2/3 का पक्षांतर हम करें तो वहां जाके ऋण हो जाएगा 7/12 ऋण 2/3। पक्षांतर पर चिन्ह बदलता है, तो ये घटेंगे कैसे बच्चों? हम जानते हैं कि हर समान करेंगे। सबसे पहले 12, ये 7, 3 का भागा बार में 4 बार गया, तो 4 दूनी 8। अब देखें, ये आ गया आपका धन ऋण घट जाते हैं अंश में, ऋण 1/12 ऋणात्मक निकला मान। अब 5/2 का पक्षांतर करेंगे, गुणा करना तो वहां जाके भाग करेगा, या x बराबर ऋण 1/12 भागा 5/2। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यदि कोई भाग देने वाली परिमेय संख्या होती है, भिन्न होती है, तो उसका हर अंश पलट कर या उसके व्युत्क्रम से हम गुणा कर देते हैं, तब भाग होगा ऋण 1/12 गुणा 2/5। तो 2 से 12 कटता है 6 बार, तो ये हो गया आपका ऋण 1/6 पंचे 30, 6/30। तो वो परिमेय संख्या निकल रही ऋण 1/30। जांच करें, ऋण 1/30 गुणा 5/2 धन 2/3, ज्यादा मान करता तो है नहीं, ऋण 5/6 धन 2/3 हर समान 6, ऋण 5 और 3 ऋण 4 धन 4, तो आ गया ऋण 1/30 था, सॉरी गलत हो गया। 5 कम 5, 30 दूनी 60, या 5 से कट जाता है, ठीक है। 5 का 30, ऋण 1/30 गुणा 5/2, 5 से 30 कटा 6 बार, तो ये आ गया 1/6 दूनी 12, 5/1/12, 1/12, तो 3 चौको 12, 12 हर पर जाएगा, ये हो गया 1, और ये हो गया 3 छक्का 12, 6 दूनी 3 चौको 12, 4 दूनी 8। अच्छा, 8 में से 1 घटाया 7/12, ठीक है।
हमारा आंसर सही है। जांच करते में थोड़ा गड़बड़ हो गई है, देख लीजिएगा फिर से। ऋण 1/30 परमेय संख्या हो गई हमारी, उसको 5/2 से गुणा किया, धन 2/3 किया तो आना चाहिए 7/12 किया हमने। 5 से 30 कट गया 6 बार, तो ये हो गया 1, ऋण 1 बचा ऊपर, 6 दूनी 12 नीचे, धन 2/3 हर समान किया तो हो गया 3 चौको 12 होता है, 4 दूनी 8, ऋण 1 धन 8 बराबर 7/12। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, इसलिए उत्तर आ गया ऋण 1/30। वह परमेय संख्या है ऋण 1/30। क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में ₹100, ₹50 व ₹10 के नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख है, 4 लाख रुपया है। उसके बाद प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं? नकदी के रूप में ₹100 के, 50 के और ₹10 वाले नोट हैं। ये है बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14। माना सबसे पहले ₹100 के नोट कह रहा है, माना ₹100 के नोटों की संख्या, अनुपात से मानेंगे, नोटों की संख्या क्रमशः अनुपात दिया हुआ है 2:3:5, तो 2x तथा ₹50 के नोटों की संख्या बराबर है हमारे पास 3x, 2:3:5 कह रहा है, तथा ₹10 के नोटों की संख्या बराबर 5x, अनुपात है 2:3:5 का। ठीक है, नोटों की संख्या हमने मान ली। अब इनका मूल्य 4 लाख के बराबर बता रहा है, तो ₹100 के एक नोट का मूल्य ₹100 ठहरा, तो 2x नोटों का मूल्य हो जाएगा 2x गुणा 100। ₹50 के एक नोट का मूल्य 50 हुआ तो 3x नोटों का मूल्य हो गया 3x गुणा 50। ₹10 के एक नोट का मूल्य ₹10 हुआ तो 5x का 5x गुणा 10, अर्थात इसको 100 से गुणा करना, इसको 50 से गुणा करना, इसको 10 से गुणा करना मूल्य निकालने के लिए। प्रश्नानुसार मूल्य निकाले, देखिए प्रश्नानुसार ₹100 के नोटों का मूल्य हो जाएगा 2x गुणा 100 धन 3x गुणा 50 धन 5x गुणा 10 बराबर है उसके बाद 4 लाख रुपये। यही इसने कहा था, ठीक हो गया। गुणा करें, 100 से 2x को गुणा करेंगे 200x धन 3 से 3x को 50 से गुणा करेंगे 150x, सब समान पद हैं और ये हो गया 50x बराबर हो गया 4 लाख। अच्छा जोड़ें, 150 में 50 दोनों 200, 200, 200, 400x होंगे। 400x बराबर 4 लाख या x बराबर 400 का पक्षांतर करे गुणांक है तो भाग देगा, x बराबर हो जाएगा 4 लाख बटा 400, 0 0 काट दीजिए, 2 तो 4 का भागा जाता है, 4 कम 4, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1000 x का मान निकला। इसलिए प्रत्येक प्रकार के नोट निकल जाते हैं। ₹100 के नोटों की संख्या, ₹100 के नोटों की संख्या बराबर हो जाएगी 2x माना है 2 गुणा 1000 बराबर हो गया 2000 नोट 100 के हैं। ₹50 के नोटों की संख्या 3x है, 3 गुणा 1000 मतलब 3000 नोट 50-50 के हैं। और ₹10 के नोटों की संख्या, ₹10 के नोटों की संख्या हो जाएगी 5x है, 5 गुणा 1000 बराबर 5000। ठीक हो गया, तीनों प्रकार के अलग अलग नोट निकल गए। अब इसकी जांच करें, जांच में तो 2000 नोट 100 के हैं तो इसका मूल्य हो गया 2000 गुणा 100 बराबर हो गया आपका 2000, 2 शून्य और लगा दीजिए, ये 2 लाख हो गया। और 50 के नोटों की संख्या है 3000, 3000 गुणा 50 इसकी कीमत हो गई 3000 गुणा 50, तो हम करें इसको
1 2 3 4 4 शून्य लगा दें, 1 2 3 4 5 15 1,50,000 ये हो गए, 3,50,000 हो गए। 10 रुपये के नोट हमारे 5,000 निकले, 5,000 गुणा 10 बराबर 50,000, 50,000 4 शून्य आ जाएंगे। तो देखें 3,50,000 50,000 जो है 4 लाख नोट हो गए। उसके बाद ठीक हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी देखें। ये कह रहा है मेरे पास रुपये 300 मूल्य के रुपये 1, रुपये 2, रुपये 5 वाले सिक्के हैं। रुपये 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 160 है तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को हमको मानना पड़ेगा सबसे पहले, तब 2 के निकलेंगे। तो देखिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, माना 5 रुपये के सिक्के हम मान लें तो तब 2 के निकलेंगे, क्योंकि 2 रुपये के सिक्के 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के तिगुना बता रहा है। 2 रुपये के सिक्के बराबर x, इसलिए 2 रुपये के सिक्के 2 रुपये के सिक्के जो हो जाएंगे हमारे, इसका 2 रुपये के सिक्के 5 की संख्या के तिगुने, अर्थात x गुणा 3 बराबर 3x। अब रहेंगे हमारे पास 1 रुपये के सिक्के, इसलिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कैसे निकलेगी। अब ठीक है, ये तो हमको दिया हुआ है कि भाई 5 रुपये के 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 के तिगुने हैं, वो तो हमने निकाल लिया। लेकिन अब सवाल वाला कह रहा है कि 1 रुपये के भी सिक्के हैं उसके पास, लेकिन इसको निकालने के लिए हमको सिक्कों की टोटल संख्या मालूम है। सिक्कों की टोटल संख्या 160, तो 160 ऋण इन दोनों प्रकार के सिक्कों को जोड़ दीजिए, x धन 3x, ये 5 रुपये के 2 रुपये के, इन दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या को जोड़कर इसमें से घटा दें तो 1 रुपये के सिक्के होते होंगे शेष 160 ऋण 4x, बजे घटेगा नहीं, ऐसे रहेगा। 1 रुपये के सिक्के हैं। अब सवाल वाला कह रहा है यदि इनका मूल्य 300 रुपये है, सब प्रकार के सिक्कों को मिला करके जो रुपया बन रहा है वो 300 हमारे पास है। तो इसलिए प्रश्नानुसार अब देखें इनके रुपये बनाते हैं हम। प्रश्नानुसार देखिए 5 रुपये का एक सिक्का 5 के बराबर हो तो x सिक्कों का मूल्य हो जाएगा x गुणा 5 धन 2 रुपये का एक सिक्का 2 रुपये के बराबर है, 3x सिक्के हैं तो इनका मूल्य हो जाएगा 3x गुणा 2, ये 2 रुपये के सिक्कों की कीमत हो गई। धन 1 रुपये का एक सिक्का 1 के बराबर हुआ तो 160 ऋण 4x, 1 गुणा 160 ऋण 4x बराबर टोटल रुपया है मेरे पास 300। ये लीजिए, या गुणा करें x गुणा 5 5x और 3x गुणा 2 धन 6x, ठीक है। 1 से गुणा करके उतना ही मान आता है, धन 160 ऋण 4x बराबर 300। अब हम देखें बाएं पक्ष में 6x और 5x धनात्मक जुड़ गए, 6 5 11x, 11x में से 4x घट गया तो बच गया 7x, धन ऋण घट जाते, 6 5 11 में से 4 7x धन 160 बराबर 300। 160 का पक्षांतर कर दीजिए, 7x बराबर 300 ऋण 160 घटा दीजिए, दिया 7x बराबर हो जाएगा 10 में 0 में 0 गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 2 में से 1 गया 140। तो यह x बराबर 7 का पक्षांतर करें, 7 गुणांक है तो वहाँ जाके पा करें, x बराबर 140 बट्टा 7 बराबर 7 दूनी 20। तो अब हम प्रत्येक प्रकार के सिक्के हमारे निकल गए, इसलिए 5 रुपये के सिक्के 5 रुपये के सिक्के हमने x माना है तो ये आ गया 20। 2 रुपये के सिक्के इसका तिगुना है 3x कह रखा है हमने, वैसे माना भी है वहाँ प्रश्न की भाषा के अनुसार, तो हो गया 20 गुणा 3 बराबर 60 सिक्के। तथा 1 रुपये के सिक्के 1 रुपये के सिक्के हमारे हैं 160 ऋण 4x,
तो हो जाएगा 160 ऋण 4 गुणा 20 बराबर हो गया 160 ऋण 20 को 80। ठीक हो गया, घटा दें, 0 0 हुआ, 8 9 16 में से 8 गया 80। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के निकल गए, इसलिए उत्तर आ गया 20, 60, 80 सिक्के। अब देखा उत्तर की जांच करें। 20 5 5 के सिक्के तो 20 पंचे 100 रुपया हो गया, 20 गुणा 5 100 रुपये 5 रुपये से बन गए, 5 के सिक्कों से बन गए। 60 2 2 के सिक्के हैं तो 60 गुणा 2 इसका मूल्य हो गया 120 रुपये, ये हो गया हमारे पास। और 80 सिक्के 1 1 के हैं तो 80 गुणा 1 80 रुपये, ये हो गया। टोटल रुपया जोड़ दें, 0 का 0 8 2 10 की 0 1 का 2 1 3 300 रुपया है मेरे पास। ठीक हो गया। अब है लास्ट क्वेश्चन। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपया और विजेता को छोड़कर प्रतिभागी को 25 रुपये का पुरस्कार दिया जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 63 लोगों ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, उसमें से जो विजेता हैं उनको 100 रुपये का पुरस्कार दिया गया, और जो जिन्होंने प्रतिभाग किया, जो विजेता नहीं हुए, उनको 25-25 रुपये मिला और बांटी गई कुल राशि 3000। तो विजेताओं की संख्या ही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वही मान लेते हैं विजेताओं की संख्या बराबर x, इसलिए शेष प्रतिभागी, अब जो विजेता हैं उसको छोड़कर शेष प्रतिभागी भागियों की संख्या, शेष प्रतिभागियों की संख्या कैसे निकलेगी? टोटल प्रतिभागी कितने थे हमारे पास निबंध प्रतियोगिता में? 63। तो 63 ऋण x, ये हो जाएंगे हमारे पास शेष प्रतिभागी। अब देखिए प्रश्नानुसार ये कहता है प्रत्येक विजेता को 100 रुपये का इनाम दिया गया। तो हमारे पास x विजेता हैं तो इनको इनाम में मिली हुई राशि जाएगी x गुणा 100 रुपया धन, और जो अन्य शेष प्रतिभागी हैं उनको 25 रुपया एक को दिया जाता है, तो इतनों को, जो इसके लिए 25 गुणा 63 ऋण x इनकी राशि हो गई। ये टोटल राशि हमारी बटी 3000 रुपया, ये है हमारे पास। अब देखिए या गुणा करें, समीकरण बन चुका है। 100x धन 25 से इसको गुणा करें, 25 3 75 को 5, 25 63 को भी करेगा, x को भी करेगा। 25 3 75 को 5 ऐसे 7, 25 छक्का 150, 150 में 7 जोड़ा 157, 1575 ऋण 25x, सॉरी ऋण 25x, 25 से ऋण x को गुणा करेंगे तो ऋण 25x बराबर 3000 दाएं पक्ष में है। ठीक हो गया। अब समान पद आपस में जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं, या धन ऋण है घट जाएंगे। 100 में से 25x घट गया तो ये आ गया आपका 75x, 75x धन 1575 बराबर 3000। धन 1575 का पक्षांतर कर दीजिए, या 75x बराबर हो गया 3000 ऋण 1575, घटाइएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ बच गया 2 में से 1 गया 1425। 75x बराबर 1425, या 75 का पक्षांतर करेंगे, गुणांक है तो भाग देगा वहाँ जाके। x बराबर 1425 बट्टा 75, 75 का भाग देना पड़ेगा। 75 एकम 75, 25 और 42 60 से 600, 75 600 क्या आया, 42 और 25, 42 20 62 675 7 9 63, ठीक है। 9 बार 9 पंचे 45, 9 63 64, ठीक है। 19 विद्यार्थी, इसलिए विजेताओं की संख्या
विजेताओं की संख्या बराबर 19 विजेता होते होंगे। दैट्स ऑल।